हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, कल हमने तुम्हें सम्मिश्र संख्या के बारे में बताया था कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। तो एक बार फिर दोबारा से देख लो थोड़ा सा। z बराबर x प्लस आयोटा वाई, ये होती है तुम्हारी सम्मिश्र संख्या। इसको हम वास्तविक भाग कहते हैं और इसको काल्पनिक भाग कहते हैं। तो ये चीजें कल हमने तुम्हें बताई थी कि सब सम्मिश्र संख्या क्या होती है। और लास्ट में जब हम छोड़ के गए थे तो वो चल रहे थे आयोटा के मान। तो देखिए, आयोटा की वैल्यू चल रही थी और कल जो लास्ट रिजल्ट बताया था हमने, वो ये बताया था कि आयोटा पावर 4n इसका मान हमेशा हमेशा क्या होता है, 1। कहने का मतलब ये है कि जब आयोटा की घात 4 का गुणज होता है तो उसका मान हमेशा हमेशा क्या होता है, 1। कुछ क्वेश्चन भी बताए थे, जैसे मैंने बताया था तुम्हें आयोटा पावर 4 इसका मान 1 होता है, आयोटा 8 इसका मान 1 होता है, आयोटा 12 इसका मान भी 1 होता है और आयोटा 16 इसका मान भी 1 होता है। ठीक है ना, आयोटा 16 इसका मान भी 1 होता है। और लास्ट में रिजल्ट बता दिया था कि जब आयोटा की घात 4 का गुणज होता है तो उसका मान हमेशा हमेशा 1 आता है। अब देखिए, यहाँ पे बात ये आती है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, यहाँ से कंपटीशन में भी काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जैसे तुमसे कहते हैं आयोटा पावर 2 3 इस तरीके से ऐसे, और आपसे पूछ ले कि इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए, अब आप ये कहेंगे सर हमें तो अब इतनी बड़ी संख्या का कैसे मालूम करेंगे कि ये 4 का गुणज है या नहीं। तो इसकी जानकारी के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लास्ट के 2 अंक देख लेने हैं। लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देके देखो। यदि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो 4 का गुणज होता है। ठीक है ना, 4 का गुणज। तो लास्ट के 2 अंकों में भाग लगा के देखो 4 का। लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो 4 का गुणज होता है। जो घात होती है उसकी वो 4 का गुणज होती है और उसका मान हमेशा हमेशा क्या आता है, 1। तो देखो, इसके लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग लगा के देखें तो 24 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये जो घात है, आयोटा की जो घात है, वो 4 का एक पूर्ण गुणज है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो काफी एयरफोर्स एनडीए में भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे क्वेश्चन कि आयोटा पावर 2 3 5 9 2 इस तरीके से, इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए, तुम्हें ये नहीं करना है कि सिर्फ 4 का भाग यहाँ शुरू से दें, पूरी संख्या में 4 का भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ लास्ट के 2 अंक ले लीजिए और लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग लगा के देख लो। 4 का भाग लगाएं तो बताओ 52 में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, पूरा पूरा जा रहा है, 13 चौके 52। तो यहाँ पे आयोटा 2 3 5 9 2 5 2, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर जैसे कोई घात ऐसी आ जाए जिसमें 4 का भाग जाए नहीं, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर उसके लिए कुछ भी नहीं करना तुम्हें। जैसे कोई एक क्वेश्चन ऐसा देख लें जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, जैसे आयोटा पावर 2 3 5 9 2 इस तरीके से आ जाए, इसकी वैल्यू बताइए। तो देखो, अब यहाँ पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, फिर भी लास्ट के 2 अंक देख लीजिए। लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग लगाइए, जहां तक जाता वहां तक दीजिए। तो 54 है, 54 से पहले क्या 52, जैसे 52 तक तो पूरा चला जाएगा इसमें, 13 चौके 52, सिर्फ 2 रह जाता है। जो शेष 2 बचता है, जो शेष बचता है, शेष जो 2 बचता है, कितना भी बचे भाग देने के बाद, शेष 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, जो भी शेष बचे उस शेष को इस आयोटा की घात के रूप में लिख देते हैं। आयोटा स्क्वायर इसका मान हम आसानी से जानते क्या होता है, -1। ये कल ही बताया था मैंने तुम्हें, लास्ट क्लास में जो बताया था कि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 2 3 5 2 5 4, इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, -1। कहने का मतलब यह है कि जो लास्ट वाले 2 अंक हैं, लास्ट वाले 2 अंक में 4 का भाग लगा के देखिए, जो शेष बचता है उस शेष को आयोटा की घात के रूप में लिख दीजिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे मैं कहूँ आयोटा पावर 2 3 5 9 ऐसे, ठीक है ना, 5 9 ले लीजिए या फिर 7 ले लीजिए जैसे, ठीक है ना, इसकी वैल्यू बताइए। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। इसका जब लास्ट के 2 भागों में 2 अंकों में भाग लगाएंगे तो देखो 56 तक चला जाएगा, ठीक है ना, 56 तक चला जाएगा। ठीक, 56 तक चला जाएगा तो सिर्फ शेषफल 1 रह जाएगा, 1 रह जाएगा ना शेषफल।
एक रह जाएगा तो इस पे आयोटा की घात 1 लगा देंगे, और इसका जो आयोटा की घात 1 का मान क्या होता है, अंडर रूट में -1। तो ये जो आयोटा पावर 2 3 5 7 इसकी जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट में -1। ठीक है ना। इस तरीके से हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि आयोटा की कोई बड़ी से बड़ी घात आ जाए तो उसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे। तो सिर्फ लास्ट के दो अंक देख लेने हैं तुम्हें। यदि पूरा पूरा भाग चला जाए तो मान होता है उसका क्या, 1, और पूरा पूरा भाग नहीं जाए, शेष पर रह जाए 2 1, जो भी शेष पर रह जाए उसको आयोटा की घात के रूप में लिख देते हैं। और जब 1 बचे तो उसका मान अंडर रूट में -1 आता है, 2 बच जाए तो -1, और 3 भी बच सकता है शेष पर, 3 बचेगा तो फिर माइनस के आयोटा। भाई आयोटा क्यू हो जाएगा, आयोटा क्यू का मान क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस के आयोटा। 4 शेष पर नहीं बच सकता है, क्योंकि 4 जब शेष पर बचेगा तो 4 का तो भाग ही चला जाएगा उसमें पूरा पूरा। ठीक है, कल यहाँ तक हम तुम्हें बताएंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आयोटा की देखो, एक तो काल्पनिक भाग वास्तविक भाग सीख लिया आपने। एक आयोटा की यदि कितनी भी बड़ी पावर आ जाए तो उसकी वैल्यू किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, ये चीज आपने सीख ली। अब यहां से आगे देखिए अगला पॉइंट आता है तुम्हारा। अगला पॉइंट क्या आता है, देखिए अगला पॉइंट आता है जैसे ये जो सम्मिश्र संख्या है z बराबर जैसे x प्लस आयोटा y, यहाँ पर कुछ कंडीशन आती हैं। ये कंडीशन ज्यादातर पूछ ली जाती हैं, कंपटीशन में ज्यादा पूछी जाती है कंडीशन। तो मुझे एक बात बताइए, ये इसका वास्तविक भाग होता है और ये इसका काल्पनिक भाग होता है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है, मुझे एक बात बताइए, जब x का मान 0 हो जाए, जब x का मान 0 हो जाए तो ये जो z है ये संख्या कैसी रह जाएगी, फिर शुद्ध कैसी रह जाएगी, विशुद्ध काल्पनिक। भाई इसका मान 0 हो गया तो ये भाग बचेगा, ये भाग बचेगा, तो फिर संख्या जो रह जाएगी वो कैसी रह जाएगी, विशुद्ध, यानी कि प्योरली काल्पनिक नंबर रह जाएगी, प्योरली इमेजिनरी नंबर रह जाएगी। तो यहाँ कंडीशन नंबर फर्स्ट यही है कि यदि x इक्वल 0 तो सम्मिश्र संख्या विशुद्ध प्योर काल्पनिक होगी, पहला पॉइंट तो ये है हमारा कि जब x का मान 0 हो जाए तो फिर ये संख्या रह जाएगी, सिर्फ यही तो रह जाएगी। जब x का मान 0 हो जाएगा तो z बराबर आयोटा बाई, और आयोटा बाई जो है कैसी संख्या रह जाएगी, काल्पनिक। ठीक है ना, विशुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि यदि अब y का मान 0 हो जाए तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा तो ये कैसा, वास्तविक। तो हम कह सकते हैं यदि y बराबर 0 तो सम्मिश्र संख्या विशुद्ध वास्तविक होगी, ठीक है ना। देखिए जब x का मान 0 हो जाए तब तो ये संख्या रह जाएगी, और ये कैसी है, प्योर काल्पनिक है, क्योंकि यही वाला पार्ट बचेगा। तब तो x 0 हो जाएगा तो सम्मिश्र संख्या कैसी रह जाएगी, विशुद्ध काल्पनिक, यानी कि प्योर इमेजिनरी। और जब y 0 हो जाए तो फिर ये वाला पार्ट बचेगा, तो सम्मिश्र संख्या कैसी हो जाएगी, विशुद्ध वास्तविक। ठीक है ना। अब तो मैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से, कंपटीशन में क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। यहाँ से देखिए आपसे एक क्वेश्चन में लिखा रहा हूँ, आपसे कह देगा कि यदि z बराबर ऐसे दे दिया x-1 प्लस x-2 आयोटा एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, तो x का मान बताओ, आपसे पूछ लेगा x का मान। अब देखिए भाई x का मान किस तरीके से तुम्हें बताना है यहाँ से। तो देखो संख्या जो है वो कैसी है, विशुद्ध काल्पनिक, और जब विशुद्ध काल्पनिक होती है संख्या तो वहां पर मान किसका होता है, 0। देखो ये उल्टे ऐसे उल्टे सुल्टे से लगते हैं, आप उसमें उल्टे सुल्टे से लगते हैं कि विशुद्ध काल्पनिक है तो ज्यादातर काल्पनिक भाग को 0 कर देते हैं। जब विशुद्ध काल्पनिक है तो उसका रियल पार्ट हमेशा कैसा हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर
आंसर जब लिखेंगे तो जब संख्या, चूंकि z क्या है, विशुद्ध विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। देखिए जब काल्पनिक संख्या होती है तो फिर वह किसका मान 0 होता है? जब विशुद्ध काल्पनिक संख्या तो मान किसका 0 होता है? x का, यानी कि वास्तविक भाग का। वास्तविक भाग का क्या मान क्या होता है? 0। तो देखो इसमें ये तो वास्तविक है पूरा का पूरा और ये काल्पनिक है। ये तो x की वैल्यू है पूरी और ये किसकी वैल्यू है पूरी? y। तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसलिए x - 1 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा 1। इस तरीके से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना। आपसे इस तरीके से पहले के साथ बताइए, ये जो संख्या है एक विशुद्ध काल्पनिक भी कह सकता है, वास्तविक भी कह सकता है और इस तरीके से तुम्हें कह सकता है। और आपसे x का मान या y का मान जो भी दे दे, जिस साल में क्वेश्चन दिया जाएगा उसकी वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो मुझे एक बात बताओ यहाँ से कि x और y के मान या x का मान जो भी आपसे पूछा जाए आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। जब x 0 हो जाए तो विशुद्ध काल्पनिक होती है और जब y 0 हो जाए तो विशुद्ध वास्तविक होती है। ये चीज यहाँ से दिख रही है हमें आसानी से, ठीक है ना? ये तो थी तुम्हारी कंडीशन। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो? चलिए अब देखिए यहाँ से आगे आता है तुम्हारा अगला नेक्स्ट। ये तो थी समस्या संख्या कैसे, मान लीजिए एक शुरुआत का पूरा सिस्टम था कि शुरुआत में किस तरीके से हम समस्या संख्या को जान सकें। तो समस्या संख्या में बस यही होता है कि वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, फिर आयोटा की वैल्यू और विशुद्ध काल्पनिक कौन सी होती है और विशुद्ध इमेजिनरी यानी कि सॉरी विशुद्ध वास्तविक कौन सी होती है। अब यहाँ से आगे आता है तुम्हारा सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म। सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म कह लीजिए या फिर सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रिया कह लीजिए। सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रिया। देखिए संक्रिया क्या होती है? संक्रिया, संक्रियाएं ये जो आप लोग चिन्ह पढ़ के आते हो, प्लस माइनस गुणा भाग, ये जो होते हैं यही संक्रियाएं होती हैं गणित में। संक्रिया इनको ही कहते हैं। गणित में जो संक्रियाएं होती हैं वो प्लस माइनस गुणा भाग, इनको ही संक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है, सबसे पहले पॉइंट आएगा दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। दो सम्मिश्र संख्याओं, दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल। दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल। देखिए आपको दो सम्मिश्र संख्या दे दी जाए तो आप उन दोनों सम्मिश्र संख्याओं को किस तरीके से ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। तो देखिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूं। डायरेक्टली क्या, आपको यहाँ पर दो सम्मिश्र संख्या दे दी जाएंगी, तो जब उन दोनों सम्मिश्र संख्याओं का योगफल करते हैं तो योगफल में कुछ भी नहीं है, उसका वास्तविक भाग वास्तविक में जोड़ देते हैं और उसका काल्पनिक भाग काल्पनिक में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, भले नहीं लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली समझ लीजिए। जैसे z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1, एक सम्मिश्र संख्या ये दे दी पहली, z1 से मतलब पहली सम्मिश्र संख्या, और z2 से मतलब दूसरी सम्मिश्र संख्या ये दे दी x2 प्लस आयोटा y2। और आपसे कहेगा कि z1 प्लस z2 इसकी मान, इसका जो है वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखो योगफल में कुछ भी नहीं करते हैं, सिंपल सा, इसका वास्तविक भाग ये है और इसका वास्तविक भाग ये है, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं और इसके काल्पनिक भाग को और इसके काल्पनिक भाग को आपस में जोड़ देते हैं। तो z1 प्लस z2 बराबर क्या हो जाएगा? देखो x1 प्लस x2 प्लस, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखो आयोटा आयोटा तो दोनों में ये तो कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा y1 प्लस y2, ये हो जाएगा तुम्हारा z1 प्लस z2। ठीक है ना? एक क्वेश्चन से समझना इस चीज को, कैसे क्वेश्चन आएगा किस तरीके से। जैसे मैं क्वेश्चन बताऊं तुम्हें, z1 बराबर दे दिया जाए जैसे तुम्हें 2 प्लस 3 आयोटा और z2 दे दिया जाए तुम्हें 7 प्लस 5 आयोटा
और आपसे कह दे Z1 प्लस Z2 इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना, तुम्हें वास्तविक में जोड़ देना है। तो Z1 प्लस Z2 बराबर 2 और 7 कितने हो गए 9, और प्लस 5 और 3 कितने हो गए 8 8। ये आंसर है। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो? कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे Z1 दिया जाएगा, Z2 दिया जाएगा, उसके वास्तविक भाग को वास्तविक में जोड़ दो और काल्पनिक भाग को काल्पनिक में जोड़ दीजिए। जैसे आप देख चुके हैं कि ये वास्तविक भाग है और इसका ये वास्तविक भाग है। वास्तविक भाग में जोड़ दिया और काल्पनिक भाग काल्पनिक भाग में जोड़ दिया। तो ये तो होता है सम्मिश्र संख्याओं का योगफल। अब अगला टॉपिक आता है, अगला इसी में आता है दो सम्मिश्र संख्याओं का व्यवकलन कह लीजिए, या दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर यानी कि घटाव। ठीक है ना? तो ये तो योगफल देख चुके हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे तो योगफल करना पड़ता है कि उसके वास्तविक भाग को वास्तविक में और काल्पनिक भाग को काल्पनिक में जोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा दूसरा पॉइंट, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। अब देखिए दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर भी इसी तरीके से सेम जैसे हमने योगफल किया था कि इसके भाई वास्तविक भाग को वास्तविक में जोड़ दीजिए और काल्पनिक भाग को काल्पनिक में जोड़ दीजिए, इस तरीके से हमने बताया था। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अंतर में भी यही करना होता है, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग में से घटा दीजिए और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग में से घटा दीजिए। जैसे मैं कहूँ आपसे दो सम्मिश्र संख्याएं से दे दी जाए, पहली संख्या x1 प्लस आयोटा y1 और दूसरी दे दी जाए z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2, और आपसे कहते हैं z1 माइनस z2 ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं है, सेम ऐसे के ऐसे ही है। z1 माइनस z2 बराबर हो जाएगा, इसके वास्तविक में से इसके वास्तविक को घटा दीजिए तो x1 माइनस x2। ठीक, इसके काल्पनिक में से इसके काल्पनिक को घटा दीजिए तो आयोटा तो कॉमन आ जाएगा और y1 में से क्या घटा दीजिए y2। ये हो जाएगा तुम्हारा दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। इसे भी क्वेश्चन से समझ जाए। क्वेश्चन से देखिए किस तरीके से समझेंगे। जैसे z1 बराबर एक सम्मिश्र संख्या दे दी जाए आपको, जैसे 5 प्लस 2 आयोटा, और दूसरी दे दी जाए z2 बराबर जैसे 3 प्लस आयोटा, ऐसे इस तरीके से, और आपसे कहते हैं z1 माइनस z2 का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे z1 माइनस z2 बराबर 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, और 2 आयोटा में से 1 आयोटा घटाएंगे तो क्या बचेगा आयोटा। ठीक है ना? तो ये होता है दो सम्मिश्र संख्याओं का क्या अंतर। सेम प्रोसीजर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। दो सम्मिश्र संख्याओं के योगफल में और तुम्हारे अंतर में। योगफल में तो कुछ भी नहीं, वास्तविक भाग को वास्तविक में जोड़ दो, काल्पनिक भाग को काल्पनिक में जोड़ दो। ऐसे ही अंतर में भी वास्तविक भाग में से वास्तविक भाग को घटा दीजिए, काल्पनिक भाग में से काल्पनिक भाग को घटा दीजिए, जो कि हम एक क्वेश्चन के जरिए भी देख चुके हैं। अगला तीसरी जो संक्रिया आती है, वो तीसरी संक्रिया आती है दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा। ये थोड़ा सा सही है, फिर भी गुणनफल जो है पूछा भी जाता है, बुक में भी है आपके गुणनफल। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा। तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा। ठीक है ना? या दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल। देखिए सारी की सारी चीजें नोट्सों में भी हैं, जो कि आपके लिए अवेलेबल कराए जाएंगे। नोट्स भी साथ के साथ डालते चलेंगे हम। नोट्सों में भी देखेंगे तो सेम का सेम फंडा है, तो उसमें क्वेश्चन कुछ हैं, क्वेश्चन थोड़े और भी है उसमें, उनको करके देखो। बाकी का सेम प्रोसीजर जो यहाँ समझा रहा हूँ वही नोट्सों में, वो देखते जाना बिल्कुल, और वीडियो भी देखते जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी समझने में। ठीक है ना? तो देखिए गुणनफल भी किस तरीके से करते हैं, इसमें भी कुछ भी नहीं है। जैसे आपको दो सम्मिश्र संख्या जैसे x1 प्लस आयोटा y1, ठीक, और दूसरी संख्या दे दी जाए z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। अब देखो यहाँ समझने वाली बात यह है कि गुणनफल जब करें दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करें तो ऐसे नहीं करना है, तो वास्तविक का वास्तविक से गुणा कर दें और काल्पनिक का काल्पनिक से गुणा कर दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? गुणनफल में तो गुणनफल फिर कैसे होता है तो देख लीजिए। आपसे कहते हैं कि z1 इंटू z2 इसका मान बताइए। तो देखो z1 इंटू z2 किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। z1 इंटू z2
तो z1 की वैल्यू क्या है तुम्हारी x1 प्लस आयोटा y1 और इनटू इसकी वैल्यू है तुम्हारी x2 प्लस आयोटा y2। दोनों की वैल्यू चिपका दी, यहाँ पे z1 की वैल्यू चिपका दी और z2 की वैल्यू भी चिपका दी, ठीक है ना। अब गुणा करेंगे तो देखो पहले x1 का गुणा इन सब से दोनों से होगा, तो x1 इंटू x2 प्लस अब x1 का गुणा इससे होगा तो ये हो जाएगा आयोटा x1 इंटू y2 प्लस अब इसका इससे भी होगा और इसका इससे भी होगा, करिए आयोटा y1 इंटू x2 प्लस अब इस आयोटा का आयोटा से होगा तो आयोटा स्क्वायर और इंटू y1 इंटू y2। मुझे एक बात बताइए, हमका आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के वर्ग, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा x1 इंटू x2। तो देखो इसको लिख रहा हूँ भाई मैं पहले, ये आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं -1, तो ये माइनस से ये प्लस चिन्ह भी क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं इसको ही लिख रहा हूँ माइनस y1 इंटू y2 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आयोटा, ये हो जाएगा तुम्हारा x1 y1 सॉरी x1 y2 और प्लस y1 x2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा z1 इंटू z2 बराबर, ये तो इसका वास्तविक भाग हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 और प्लस ये आयोटा के साथ हो जाएगा तुम्हारा x1 y2 प्लस y1 x2, ये हो जाएगा तुम्हारा गुणनफल। ये थोड़ा सा अच्छा भी है और क्वेश्चन भी है इस तरह, ठीक है ना। ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है चैप्टर में, गुणनफल बहुत सारी संख्याओं को हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। तो गुणनफल ध्यान रखना किस तरीके से करते हैं, पहली संख्या का इन दोनों संख्याओं से होगा, फिर इस दूसरी संख्या का इन दोनों संख्याओं से होगा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर से वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब माइनस हो गई तो ये देखो इसमें आयोटा तो है नहीं कहीं भी, अब आयोटा नहीं है तो ये पूरी की पूरी संख्या तो हो जाती है वास्तविक और आयोटा वाली संख्या हो जाती है क्या काल्पनिक, ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हें गुणनफल करना होता है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, शॉर्ट फॉर्म कैसे होता है, वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप गुणनफल। डायरेक्ट कैसे करेंगे सब देख लीजिए, जैसे z1 बराबर दे दिया जाए x1 प्लस आयोटा y1 और z2 बराबर दे दिया जाए x2 प्लस आयोटा y2, कोई दो सम्मिश्र संख्या दे दी आपको, तो शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है इसका। देखो z1 इंटू z2, शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से होता है कि इनका आपस में गुणा कर दीजिए, पहले इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x1 इंटू x2। अब इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा और आयोटा स्क्वायर से वो चिन्ह कैसा हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। और ये हो जाएगा तुम्हारा y1 इंटू y2, ठीक, प्लस अब का दूसरा भाग निकालने के लिए देखो इनका ऐसा गुणा करते हैं इस तरीके से, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो x1 का इससे करेंगे तो देखो आयोटा तो दोनों में आएगा, तो आयोटा तो सबसे क्या आ जाएगा कॉमन और ये हो जाएगा तुम्हारा इससे इसका करेंगे तो x1 y2 और प्लस y1 x2, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो आयोटा है वो आयोटा हमने पहले ही कॉमन ले लिया और आयोटा स्क्वायर नहीं हुआ, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपकी इच्छा करे, उस जिस तरीके से आपकी समझ में आया, जिससे अच्छा लगे उस तरीके से आप दोनों से मैंने, ये तो पूरा विस्तार तरीका है कि किस तरीके से गुणनफल किया जाता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट रूप है कि कैसे गुणनफल किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन के जरिए हम सीख लें कि सब कैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे इससे, या फिर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से हम गुणा करेंगे, तो वो देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, जैसे z1 बराबर जैसे 2 + 3 और z2 दे दिया जाए तुम्हारा जैसे 1 + 2 ऐसे दे दिया और आपसे कहते हैं कि भाई z1 इंटू z2 इसकी वैल्यू बताइए। तो देखो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, वही सेम प्रोसीजर है, डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग। जैसे z1 इंटू z2 इनकी वैल्यू रखो, z1 तो क्या थी 2 + 3 आयोटा इंटू इसकी वैल्यू थी 1 + 2 आयोटा। गुणा करेंगे तो देखो 2 का गुणा होगा पहले सबसे, तो 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 से करेंगे तो 2 और 2 का फिर 2 से करेंगे तो +4 आयोटा प्लस
अब 3 आयोटा का इससे करेंगे तो 1 से तो 3 आयोटा, प्लस 3 का 2 से करेंगे तो 6, और आयोटा का आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। वही वाला प्रोसीजर आ गया अभी जो बताया था मैंने, जैसे आयोटा स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा देखो 2, और ये आयोटा स्क्वायर से वैल्यू हो जाएगी माइनस की, तो माइनस के 6। इन दोनों से या फिर डायरेक्ट छोड़ सकते हैं, 4 आयोटा 3 आयोटा कितने हो गए बताओ, यानी कि 7 आयोटा। ठीक, इनमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 4 और प्लस 7 आयोटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा Z1 इंटू Z2। इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो? कुछ भी नहीं, वैसे बिल्कुल सिंपल है, गुणनफल योगफल अंतर इस तरीके से। बट गुणनफल जो आता है थोड़ा सा ऐसा लगता है, और गुणनफल जो आपको क्वेश्चनों में भी करना होगा, जो बुक के क्वेश्चन है उनमें गुणनफल यूज होता है। ठीक है ना? तो आपने गुणनफल भी सीख लिया, योगफल सीख लिया, अंतर। अब इसके बाद एक और संक्रिया आती है, दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ठीक है ना? तो ये देख लिया आपने, एक और देख लीजिए। अगला है तुम्हारा दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। दो, ये चौथी प्रॉपर्टी है भाई, दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। देखिए, दो सम्मिश्र संख्याओं के भागफल में भी क्या है कि इसमें भी कुछ भी नहीं है। जैसे कोई भी यहाँ पे देखिए, भागफल में क्या होता है कि सबसे पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि इस पूरे चैप्टर में कभी भी हर में यदि कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यानी कि सम्मिश्र संख्या हो हर में, तो पहले उसका परमीकरण करें। परमीकरण यानी कि चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं, जो कि 10th क्लास में भी आप लोग करके आएंगे, या फिर उसको कहते हैं यानी कि संयुग्मी सम्मिश्र संख्या से गुणा। तो देखो कैसे करना है तुम्हें, कभी भी यहाँ नोट डाल कर ये चीज लिख भी सकते हैं। नोट पूरे चैप्टर में यदि हर में सम्मिश्र संख्या हो, तो उसका सबसे पहले उसका परमीकरण करके हल करें। उसका परमीकरण करके उसे हल करें। पहले सबसे पहले उसका परमीकरण कर लें, और परमीकरण करके उसका हल करें। उसका परमीकरण करें सबसे पहले। तो देखो, परमीकरण करने से किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से भागफल, तो ध्यान रखना पूरे चैप्टर की बात बता रहा हूँ। कुछ भी पूछे आपसे, संयुग्मी पूछ ले या फिर काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग, कुछ भी पूछे तो उसका सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, परमीकरण। ठीक है ना? परमीकरण करने के बाद ही तुम्हें, तो कैसे करते हैं देख लीजिए क्वेश्चन, इसको एग्जाम्पल यही है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। जैसे डायरेक्टली बता दूं, जैसे 2 + 3 आएगा, ये एक सम्मिश्र संख्या हो गई। दूसरी सम्मिश्र संख्या जैसे ऐसे मान लीजिए 1 + 2 आएगा। ये कोई आपसे ये कोई जड़ दे रखी है सम्मिश्र संख्या। ठीक है ना? अब आपसे पूछा है कि इसको सॉल्व, यानी कि इसका भागफल, इसका भाग कैसे लगेगा, तो तुम्हें भाग करने की भाग किस तरीके से किया जाएगा, तो तुम्हें सबसे पहले इसका परमीकरण कर देना। परमीकरण कैसे करते हैं, 10th क्लास में भी सीख के आएंगे कि नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल देते हैं और उसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा का गुणा और 1 - 2 आयोटा। ऊपर नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल देते हैं और ऊपर नीचे उसका गुणा कर देते हैं। अब देखो गुणनफल यहाँ भी यूज होगा। ऊपर की संख्याओं का 2 + 3 आयोटा और इनटू 1 - 2 आयोटा, और अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + 2 आयोटा और इनटू में 1 - 2 आयोटा। देखिए यहाँ पे इनका गुणनफल जब करेंगे हम, तो गुणनफल हो जाएगा, इस 2 का करेंगे पहले
तो 2 माइनस इसका करेंगे तो माइनस के 4 आयोटा, अब 3 का करेंगे तो प्लस 3 आयोटा, और इसका इससे करेंगे पहले तो देखो माइनस चिन्ह तो पहले ही आ जाएगा क्योंकि ये तो प्लस है और ये क्या है माइनस, तो माइनस चिन्ह तो पहले ही आ जाएगा। और आयोटा का आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, और 3 का 2 से करेंगे तो 6 आयोटा स्क्वायर, और अपॉन नीचे एक फॉर्मूला बन गया ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बोले तो 2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये होता है तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताइए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक, और ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर से माइनस 1 होती है इसकी वैल्यू, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 6, और ये इनमें से देखो ये तो 3 आयोटा प्लस के और माइनस के 4 आयोटा है, तो माइनस के 1 आयोटा बचेगा, और अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो देखो 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 2 और 6 8, और माइनस के आयोटा, और अपॉन आयोटा स्क्वायर से ये फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा फिर प्लस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर से, भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 4। फाइनली ये हो जाएगा तुम्हारा 8 माइनस आयोटा और अपॉन कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना 5। तो थोड़ा सा ऊपर देखना इसको, ये हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि हमने जो वैल्यू निकाली थी 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा, इसकी जो वैल्यू आ गई फाइनली जो वैल्यू आई वो क्या आ गई तुम्हारी, जैसे z बराबर थी ये आ गई वैल्यू 8 माइनस आयोटा और अपॉन 5, ठीक है ना। तो z बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 8/5 और माइनस 1/5 आयोटा। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से भागफल वाली जो संख्या होती है वो ऐसे सॉल्व की जाती है, ऐसे सॉल्व की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें कोई भी संख्या दे दी जाए तो तुम्हें इस तरीके